सो वेलकम बैक। आज हम इकनॉमिक्स सीरीज़ का लेक्चर 7 डिस्कस करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा, जैसे हमने कल मैक्रो इकनॉमिक डिस्कस किया था कि मैक्रो इकनॉमिक्स के कौन कौन से रीजंस आते हैं मैक्रो इकनॉमिक्स में जो अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस बनते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे माइक्रो इकनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट के बेसिस पे कि कौन कौन से रीजन हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। तो उसमें हम आज डिस्कस करेंगे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे हमने कल लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि साइक्लिक नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होती है, काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो अनएम्प्लॉयमेंट का सिर्फ रीज़न वो नहीं होता है कि क्योंकि वो साइक्लिक नेचर होती है। उसके बाद मतलब अगर हम साइक्लिक फैक्टर्स को या साइक्लिक नेचर ऑफ जीडीपी जो है उसको निकाल दें बाहर, उसके बाद भी कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। वो इसमें देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोलती है। जैसे देखो किनेशन की जो एक्सप्लेनेशन थी उसने क्या बोला था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रही है वो क्योंकि साइक्लिक नेचर ऑफ इकनॉमी की वजह से है। तो अगर हम देखें कि अगर हम साइक्लिक फैक्टर्स को निकाल दें बाहर, उनको रिमूव कर दें, फिर भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट जो है इकनॉमी में बची रहती है, उसी को हम नॉन साइक्लिक रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं और उसी को नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ना, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है बहुत सारे रीजंस लेके। तो जैसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल और वॉलेंट्री, ये चार के चार रीजंस हैं किसके, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के। कल हमने देखा था साइक्लिक नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो आज हमने ये चार रीजंस एक्सप्लेन करने हैं कि सीजनल, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, वॉलेंट्री, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस होते हैं किसके, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के। तो चलो ये डिस्कस करते हैं। उसके बाद इस लेक्चर में हमने और क्या क्या कवर करना है, जैसे हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इसमें कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वालिटेटिव डिस्कशंस करेंगे इस पर। जैसे इसमें एक टॉपिक आता है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का, ये क्या चीज़ है जिसके बेसिस के ऊपर हम बता सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट और जो जीडीपी की ग्रोथ है उसका क्या लेना देना होता है आपस में, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे सबसे पहले ये तो आपको समझ आ गया ना कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है। अगर हम साइक्लिक फैक्टर्स जो हैं उनको निकाल दे बाहर, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रहती है इकॉनमी में, तो उसके जो रीजंस हैं ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये चार जो पढ़ने लगे हैं वो है स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, सीजनल और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जनरली किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल रीजंस। स्ट्रक्चरल रीजंस क्या हैं, जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है, मान लो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है। अब वहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्योंकि जैसे मान लो कि टाइम के साथ क्या होता है कि शिफ्टिंग होती है। जैसे मान लो पहले जो इंजन बनते थे वो कंबस्चन वाले होते थे, कंबस्चन इंजन, अब उसकी जगह ईवी बैटरीज लग रही हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना वो चेंज हो रहा है। तो पहले प्रोडक्शन प्रोसेस अलग था, अब प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज हो गया। तो ये वाला जो शिफ्ट, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से आएगी, स्ट्रक्चरल रीजंस की वजह से, क्योंकि उसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। पहले जैसे मान लो यहाँ पे जो स्किल चाहिए थी वो बिल्कुल अलग है और यहाँ पे अब जो स्किल डिमांडेड है वो बिल्कुल अलग है। तो उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी क्योंकि इनकी तो अब ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो इंडस्ट्री को शिफ्ट कर दिया, अब शिफ्ट क्यों करना पड़ेगा, डिमांड ही ऐसी है। जैसे पहले कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती थी तो वो वहाँ पे लगती थी जहाँ पे कोल पास में होगा, अब ये वहाँ पे लगेंगी जहाँ पे जैसे जिस चीज़ की डिमांड है वो जहाँ पे आसानी से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मुहैया हो सकते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री खुद को शिफ्ट कर लेगी। उस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो ये समझ आ गया आपको, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया जब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, स्ट्रक्चरल रीजंस। ठीक है, जैसे मान लो स्किल या वो वाली पूरी की पूरी चेंज हो गई है। उसके बाद बात करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये होता है बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ लेबर मार्केट, कि लेबर मार्केट की इनएफिशिएंसी की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। कहने का मतलब कहीं पे जॉब्स की रिक्वायरमेंट है लेकिन पता ही नहीं लगा किसी को, मिस मतलब इंफॉर्मेशन उसके जैसे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब इज़ नॉट अवेलेबल। जॉब वहाँ पे अवेलेबल थी लेकिन इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई कि वहाँ पे जॉब्स हैं, तो रिक्रूटमेंट नहीं होगी, रिक्रूटमेंट नहीं होगी तो वो लोग खाली बैठे रहेंगे। इसीलिए इसको जनरली, जैसे अगर कॉमन लेमैन में बात करें तो इसको जनरली ये बोला जाता है कि जो टाइम स्पेंड होता है किसके बीच में, बिटवीन द स्विचिंग जॉब। जैसे मान लो पहले कोई एक बंदा यहाँ पे एक कंपनी में काम कर रहा था, बाद में वो बी में शिफ्ट कर रहा है, तो बीच में जितना टाइम वो अनएम्प्लॉयड रहा उसे हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन जनरली इसका जो रूट काज है ना वो क्या है, इनएफिशिएंसी ऑफ द लेबर मार्केट। क्योंकि लेबर मार्केट ने उसकी, क्योंकि देखो उसके पास स्किल तो थी, जब उसे बी कंपनी में जॉब मिल सकती थी तो ये बीच का टाइम लगा क्यों, ये तो लगना ही नहीं चाहिए था। तो इसलिए इसको एक्सप्लेन ऐसे किया जाता है इकनॉमी के टर्म में कि क्योंकि ये किसकी इनएफिशिएंसी है, लेबर मार्केट की। तो फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा किस वजह से होता है, इनएफिशिएंसी ऑफ लेबर मार्केट। ये भी आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा।
उसके बाद बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। देखो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे जॉब्स होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो सीजनली काम करती हैं। जैसे उनको सीज़न के हिसाब से अगर प्रोडक्शन मिल रही है, किसी चीज़ मतलब किसी चीज़ की डिमांड मिल रही है, या उनके पास जो मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे डिपेंड कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, सीज़न के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि ये वाला सीज़न होगा तभी ये काम होगा। ठीक है, जैसे फ़िशिंग की बात कर रही हैं, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास जो सीज़न के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अब उनके उनकी तो सीजनल कैरेक्टरिस्टिक है। तो जैसे मान लो सिर्फ समर में काम हो रहा है, तो सिर्फ समर में उनको जॉब होगी, तो विंटर में वो घर बैठेंगे बेचारे। तो वो जो विंटर में है वो उसको हम बोलेंगे वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गए हैं। ठीक है, तो उसे बोल देंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या चीज़ है? देखो बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई पर्सन है जो खुद जानबूझ के मतलब उसकी अपनी मर्जी के हिसाब से वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि जो उसे जॉब दी जाती है। क्यों? अच्छा, जैसे मान लो किसी ने पीएचडी होल्डर है कोई और उसे जॉब दी जा रही है पीएन की। ठीक है, वो उसकी शान के खिलाफ समझेगा वो। तो या फिर ऐसा समझ लो कि उसके पास इससे अच्छा और कोई ज़रिया है आमदनी कमाने का, तो वो उसे डेलिबरेटली खुद ही मतलब अपने दिल की तसल्ली के साथ खुद ही वो वॉलंटरी मना कर रहा है। तो इसको बोलेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ज़्यादा है इंडिया में, मैं बताऊंगा क्यों, आगे हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब ये किस वजह से हो सकती है? हो सकता है कि वेजेस का रीज़न हो, कि वो जो वेजेस चाह रहा हो वो उसे मिल ना रही हो। ठीक है, या फिर वो वेजेस जो दे रहे हो वो उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा उसकी डिग्निटी के खिलाफ हो, मतलब उसे लग रहा है कि मेरे स्किल लेवल अलग है लेकिन मुझे जो जॉब दी जा रही है ये बिल्कुल अलग की है। एक बंदे ने मास्टर्स कर रखी है लेकिन उसको जॉब दे रहे हैं पीएन की, तो वो उसकी डिग्निटी के खिलाफ है कि मैंने तो इतना कुछ पढ़ रखा है, मेरा स्किल लेवल देखो और मुझे दिया क्या जा रहा है वो देखो। उस वजह से वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कवर हो गया, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कुछ अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी भी होती हैं। देखो हमने ऊपर देखा था जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के हमने रीजंस देखे हैं 4। अब हम देखते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट जो इंटेंसिटी ऑफ वर्क के बेसिस के ऊपर होती है। जैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट किसे बोलते हैं? जैसे मान लो वो एम्प्लॉयमेंट इन विच द कैपेबिलिटी ऑफ ए पर्सन इज़ नॉट फुली यूटिलाइज्ड। जैसे मान लो वही मतलब उसके स्किल लेवल कुछ और है लेकिन उसे अच्छे से यूज़ नहीं किया जा रहा। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है, जैसे मान लो किसी इंडस्ट्री में कोई बंदा एक काम कर रहा है और उसका स्किल लेवल ये है कि उसे कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता है, उसे सारे के सारे फंक्शंस आते हैं। ठीक है, लेकिन उसे काम दिया जा रहा है इसके अलावा किसी और चीज़ का, मैनेजमेंट का काम दे रहे हैं। तो कहने का मतलब उसकी कैपेबिलिटी अलग थी, तो उसकी कैपेबिलिटी को फुली यूटिलाइज नहीं किया जा सका। या फिर मान लो उसको कंप्यूटर में जिस लेवल का काम आता था, वो जिस लेवल की प्रोग्रामिंग करता था, उसे उसकी जगह सिंपल बोला कि तू एक्सेल में काम कर। तो समझ रहे हो, इसे बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। दूसरी होती है एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है, या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मोर नंबर ऑफ पीपल देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड आर एम्प्लॉयड टू डू ए जॉब। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, जो टोटल किसी एक सेक्शन में वो कर रहे हैं 20 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वही काम 10 बंदों का है। मतलब अगर 10 बंदे अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ वो काम करेंगे तो वो काम हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे उन्होंने 10 बंदे एक्स्ट्रा लेके रखे हुए हैं और वो काम 20 कर रहे हैं, वहाँ पे है काम 10 का है। तो वो जो 10 बंदे हैं ना वो दिख नहीं रहे हैं लेकिन वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं। ठीक है, उसी को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ये भी बहुत बुरी होती है इकनॉमी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, क्योंकि उनकी फुल एफिशिएंसी को यूज़ नहीं किया जा रहा। ठीक है, वही देखो 10 बंदे काम करते तो 10 को ही मतलब वो जो इनकम थी वो डिस्ट्रीब्यूट होती, और ये जो 10 बंदे थे ये कहीं और यूटिलाइज हो सकते थे। तो कहने का मतलब इसे बोलते हैं हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इसमें पहले हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स और फिगर्स। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि अगर जैसे मान लो 2012 तक मैं पता है ईयूएस जो था वही कंडक्ट करवाता था सर्वे। ईयूएस क्या था? एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे। 2012 तक, बल्कि 2012 का लास्ट था उनका। ठीक है, उसके बाद हमें पता है पीएलएफएस, ये हमने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। पीएलएफएस पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये वाला ये करवाते थे। उसके बाद 2017 के बाद इन्होंने कंडक्ट करवाया है। ये हर 2 साल के बाद करते हैं, ये हर 5 साल के बाद करते थे। ठीक है, 2012 के बाद 2017 में होना था लेकिन पीएफएलएस ने उसे रिप्लेस कर दिया ईयूएस को। तो ईयूएस जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो मेथड्स थे वो 3 यूज़ करता था, हमने पढ़े थे। ये सिर्फ 2 ही मेथड यूज़ करता था। ठीक है, अब देखो वो क्या है, मैं आपको फैक्ट्स कुछ बता रहा हूँ। जैसे पीएफएलएस अगर हम बात करें 2017 की, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है 2000 मतलब जून में हुआ है, जून 2017 में। और पीएफएलएस अगर 2018 की बात करें, ये हर साल कर रहा है, सॉरी 2 साल के बाद नहीं, हर साल ही होता है, बल्कि 2 साल इसका शायद टाइम पीरियड था, लेकिन इसने मुझे याद नहीं आ रहा कि 2018 में क्यों हुआ था। ये आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा।
उसके बाद इसका हुआ है जून 2020 में। कंडक्ट कब हुआ है? 18 में। रिजल्ट कब निकल रहा है? 2020 में। तो ये जो बीच के 2 साल थे ये कहाँ गए? तो ये एक मतलब मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ये भी बहुत सारे रीजंस रहते हैं कि जब हमारे पास फैक्ट फिगर सामने नहीं आती हैं तो हम बता नहीं सकते कि हकीकत में क्या चल रहा है। ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ा फैक्ट निकल के सामने आया 2018 के बाद या 2020 में जो एल पी ये हुआ है PLFS, उसमें जो हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ना इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा कम है, वो 40% डाल ली। अब ये बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है और सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए ये बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है। तो इसका मतलब जो उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, वो मतलब 20% से ज़्यादा है। ठीक है। और ये इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा बैड चीज़ है। ठीक है। उसके बाद आपने ये भी देखा है मतलब इसी सर्वे के थ्रू कि जो 20 से 25 साल के लोग हैं ना, उनके पास जो जॉब नहीं है उसके रीजंस क्या क्या हैं? या तो कोई वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर मान लो वो अपनी कोई ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, या उन्होंने वर्क फोर्स ही छोड़ दी है। और इसमें आपको पता है वुमेन की कंट्रीब्यूशन कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमारे यहाँ पे वुमेन की पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है। किस में? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। ठीक है। तो ये एक साइन जो है ना, मतलब ये साइन इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा बैड साइन है ये। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करेंगे ना आप, तो अगर हम बात करें 1972 में, उस टाइम पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो अराउंड था 6.2%। और अभी अगर आप 2017 की भी बात करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा कितना आया है? 6.2%। हालांकि वो अलग बात है कि इसको मेज़र करने का अलग तरीका था, उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम आ रहा है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि हमारा चेंज कितना हुआ है। ठीक है। तो ओवरऑल इंडिया में अगर आप देखेंगे तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 5 से 6% के बीच में ही फ्लक्चुएट होता रहता है। अब हम डिस्कस करते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता था इसमें क्वांटिटेटिव डिस्कशन में, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। ये क्या बताता है एक्चुअली? ये बताता है कि अगर जीडीपी में चेंज हो रहा है तो उससे एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है। किस पे? एम्प्लॉयमेंट। इसको एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं डेल्टा एल बाई एल होल डिवाइड बाई डेल्टा वाई बाई वाई। ये आ गया हमारा परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, और ये आ गया परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब जीडीपी के बढ़ने से या कम होने से एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो जो डाटा निकलता है उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे ना, देखो ई इज इक्वल टू, मैं चेंज इनको ऐसे ही लिख रहा हूँ सिंपल, मान लो ऊपर मैंने लिख दिया एम्प्लॉयमेंट और नीचे मैं लिख रहा हूँ जीडीपी। अब देखो अगर जीडीपी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट हमें पता है बढ़नी चाहिए, तो हम देख रहे हैं इलास्टिसिटी, यहाँ से हम क्या पता करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जीडीपी के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़ नहीं रही, डाटा के हिसाब से नहीं बढ़ रही है। इसीलिए निकालते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इन दोनों के रेशो को बताता है। अगर जीडीपी बढ़ेगा तो ये कम होगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम होगी। तो अगर, या फिर ये कम होगा तब भी ये कम होगी। अब हमारा जीडीपी अगर बढ़ रहा है और फिर भी हमारी जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी वो कम हो रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि एम्प्लॉयमेंट कम है। इसको अगर आपको नहीं समझ आया, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे आपको यहाँ से समझाने लगा हूँ। देखो ये हमारा डाटा है पिछले कुछ सालों का। 72 से 77 तक अगर आप देखेंगे जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ थी वो 2.6 थी, जीडीपी ग्रोथ हमारी 4.6 थी। हमने दोनों को डिवाइड करके एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी निकाला है, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉन जीडीपी, 2.6 अपॉन 4.6, तो ये आया। ऐसे ही हमने हर एक साल का निकाल के देखा, तो ये हमारी इलास्टिसिटी निकली है। कौन सी? एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। अब आप देखेंगे ना तो यहाँ पे देखो कितनी कम है, यहाँ पे देखो कितनी कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि देखो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ तो हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बहुत कम है। तो इसका मतलब जीडीपी बढ़ने की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़नी चाहिए थी लेकिन बढ़ी नहीं है। आप देख रहे हैं, तो हमें इसका मतलब ये है कि कहीं पे कुछ ना कुछ डिलेमा चल रहा है ना, जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। ये ग्राफ कुछ दिखा रहा है और होना कुछ और चाहिए। उसका रीज़न क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं, बस 1-2 मिनट लगेंगे और। अब अगर आप देखेंगे ना, जैसे हमारे पास जो डाटा है उसमें अगर आप देखेंगे जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं हमारे पास जो हर साल लेबर फोर्स में इंटर हो रहे हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही हैं। लेकिन आप देखेंगे जो नंबर ऑफ़ न्यू जॉब क्रिएशन है ना वो ज़्यादा हो रही है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और भी बहुत सारे रीजंस हैं। जॉब्स क्रिएशन तो ज़्यादा हो रही है लेकिन लेबर फोर्स में अगर आप देखेंगे ये कांस्टेंट ही है। फिर भी इलास्टिसिटी कम क्यों है? तो इन सब का अगर आप देखेंगे ना मेन रीज़न क्या है वो समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो क्या है? वो है मिसमैच। किसके बीच में? मिसमैच बिटवीन जॉब्स दैट वन डिज़र्व
एक बंदा जो चाह रहा है कि मुझे ये वाली जॉब मिले, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे जॉब दैट वन डिज़ायर्स, ठीक है, इसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मिसमैच है। किस किस के बीच में? कि एक बंदा, जैसे मान लो, इसको समझाने के लिए, वैसे तो आपको समझ आ गया, फिर भी मैं बताता हूँ। जैसे मान लो किसी की स्किल जो है ना, स्किल लेवल, जनरली हमारे पास जितने भी लोग हैं ना वो ज़्यादातर लो स्किल लेवल वाले हैं। जैसे यहाँ पे समझें आप, ये आगे हमारी लो स्किल, और इधर जाते हुए स्किल लेवल बढ़ रहा है, मान लो इधर जाते हुए, ठीक है, ये स्किल लेवल बढ़ता जा रहा है। अब टाइम के साथ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ भी आप देखेंगे यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ जॉब्स क्रिएशन है वो कम हो रही हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ के लोग जिनको ये वाले काम आते थे वो ज़्यादा हैं, तो उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। समझ रहे हैं आप? कि अब ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं चाहते कि हम यहाँ चले जाएं, ये यहाँ जाना चाहते हैं, जो लो स्किल वाले हैं ये हाई स्किल लेवल पे जाना चाहते हैं कि हम यहाँ पे जाके काम करें, लेकिन यहाँ की जो स्किल रिक्वायरमेंट है वो अलग है, ठीक है, उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, ठीक है। तो अब देखो, मिसमैच बिटवीन द जॉब दैट वन डिजर्व वर्सेस जॉब दैट वन डिज़ायर्स, जो वो चाह रहा है और जो वो डिज़र्व करता है, उसके बीच का जो मिसमैच है ना, उस वजह से सारा का सारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इंडिया में अगर आप देखेंगे, ये सारा का सारा जो हम झेल रहे हैं, वो सारा का सारा इस रीज़न की वजह से। इसका मतलब हमें जो अपनी वर्क फोर्स है उसे हाई स्किल लेबर फोर्स बनाना पड़ेगा, तब जाके हम इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।